Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the numerical question related to national income. So अपन ने previous class में जैसे discuss किया था 3 methods of calculating national income. First one is the gross value added method, second one is the income method and expenditure method. तो अपन ने इन तीनों के बारे में पढ़ा था और इनके एक एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे. तो आज अपन एक और न्यूमेरिकल करते हैं. कैलकुलेट नेशनल इनकम. फर्स्ट वन इज द ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. तो अपन को एक ही क्वेश्चन से तीनों मेथड से क्या नेशनल इनकम काउंट करना है. तो फर्स्ट अपन करते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड. तो जब भी अपन इस मेथड से करते हैं तो हमारे पास जो हम जब भी इस मेथड से करते हैं तो हमारे पास क्या क्या नीड होती है हमें, बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर. तो जब भी अपन इस मेथड से अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, जीडीपीएमपी. और हमें निकालना क्या है, एनएनपीएफसी. हमें नीड किसकी है, एनएनपीएफसी की. लेकिन पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपीएमपी. तो जीडीपीएमपी कैसे निकलेगा, जब अपन इन तीनों को ऐड कर देंगे तो जीवे बाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर. तो अपन जब भी इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जीडीपीएमपी की. फर्स्ट अपन जीवीए बाई प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए बाई सेकेंडरी सेक्टर एंड जीवीए बाई टर्टियरी सेक्टर. हमारे पास प्राइमरी सेक्टर की कितनी वैल्यू है, 1600 एंड सेकेंडरी की 2500 प्लस हमारे पास क्या है, थर्ड सेक्टर इज द टर्टियरी सेक्टर जिसकी कितनी है हमारे पास 1200. जब भी अपन इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 5300. तो ये हमारे पास क्या आ गई, जीडीपीएमपी. अब हम इससे क्या निकालेंगे, अपन निकालेंगे एनएनपीएफसी. तो जब भी अपन इसमें एनएनपीएफसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले इधर लिख लेते हैं हमारे पास जो वैल्यू आई है, जीडीपीएमपी 5300. तो जब भी अपन ग्रोस से नेशनल में जाते हैं तो अपन क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे. और इसमें क्या आ जाएगा, एनएफआईए भी आ जाएगा क्योंकि नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड. तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेट होगा. और अपन इसमें से माइनस कर देंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो हमारे पास फर्स्ट जीडीपीएमपी कितना है, 5300 माइनस डेप्रिसिएशन. इनमें होगा हमारे पास इंटरेस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, गवर्नमेंट फाइनेंस एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन 500 प्लस एनएफआईए. हमारे पास एनएफआईए कितना है, 100 माइनस एनआईटी 700. तो ये कितना हो गया, इसमें से ये माइनस करेगा तो ये कितना आएगा, 4200. तो ये हमारी एनएनपी, हमारी नेशनल इनकम आ गई बाय द ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड. सेकेंड वन क्या आता है हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4200 बाय द ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड. सेकेंड वन क्या आता है हमारे पास, इनकम मेथड. तो जब भी अपन इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं जीडीपी तो हमारे पास किस में आती है, एनडीपीएफसी. और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एनएनपीएफसी. तो इसमें क्या है, अपन जब भी ग्रोस से नेट में जाएंगे तो हमें क्या चाहिएगा, हमें प्लस कर देंगे एनएफआईए. तो इनकम मेथड से हम क्या करेंगे, एनडीपी
FC। तो इसमें अपन क्या क्या जोड़ेंगे? फर्स्ट वन इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस है इसमें। हाँ, इसमें ये सब आ जाएगा, रेंट, रॉयल्टी एंड इन। और थर्ड वन क्या आएगा हमारे पास? एक मिक्स्ड इनकम। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा? रेंट एंड रॉयल्टी। तो हम यहाँ से जोड़ देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें क्या है? रेंट एंड रॉयल्टी एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। तो हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट दे रखा है, या जो किसी सैलरी या वेजेस के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है। तो ये कितना है? 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास कितना है? 1450। 1000 प्लस 450 प्लस हमारे पास मिक्स इनकम कितनी है? 600। तो जब भी अपन इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? NDPFC। ये कितना हो गया? ये हो गया 3250। ये कितना हो गया? हाँ, इसमें एक चीज और ऐड होगी, प्लस प्रॉफिट। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? तो ये कितना हो गया? तो ये आ गए हमारे पास हाँ, ये ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक इश्यू है, यहाँ पे अपन COE ये कितना था? 15,000 था। यहाँ पे गलती से 12,000 लिखा गया, 100 लिखा गया, तो यहाँ पे 15,000 लिख देंगे अपन। तो यहाँ पे 15,000 हो गया, तो ये कितना हो गया? 4,100। तो अब अपन क्या निकालेंगे? अब NDPFC से अपन को क्या चाहिए? NNPFC। तो जब भी अपन को डोमेस्टिक से नेट में जाना होता, अपन क्या कर देंगे? प्लस NFIA। तो अपन को चाहिए क्या? NNPFC, और हमारे पास है क्या? NDP। प्लस अपन क्या कर देंगे इसमें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे। तो NFIA जो हमारे पास कितना है? 100। और ये कितना आया था हमारे पास? 4,100 प्लस 100। तो ये कितना हो गया? 4,200। तो हमारे पास दोनों मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू सेम ही आई है। इससे भी कितनी आई है? 4,200 हमारे पास, और ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड से भी इतनी आई है। तो दोनों मेथड से हमारे पास सेम ही है। अपन एक मेथड से और करके देखते हैं, लास्टली एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। तो अपन एक्सपेंडिचर मेथड से भी GDP कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी किस में आती है? GDPMP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे ही आती है। तो अपन इसमें क्या क्या करते हैं? अपन ऐड करेंगे इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, मतलब कि हमारे जो जो एक्सपेंडिचर होंगे अपन वो सब ऐड कर देंगे। तो अपन इसमें ऐड करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और अपन क्या करेंगे इसमें? ये कर देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी इसमें ऐड होगा, माइनस नेट एक्सपोर्ट्स। माइनस नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमारे पास ये कितना है? 3,500 प्लस 650 प्लस 1,300
माइनस माइनस कितना है, माइनस में 150, तो अपन इसको करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 438 माइनस ये आया है 5300। तो हमारे पास यहाँ पे GDP-MP कितना आ गया 5300। और अपन जब फर्स्ट वन इज द ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड से कर रहे तब भी हमारे पास GDP-MP इतना ही आ रहा था। अब हम यहाँ पे वही सेम करेंगे कि अपन को जब भी NNP से निकाल रहा हो GDP-MP से, तो अपन क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFI माइनस NIT। तो GDP-MP हमारे पास कितना आया है 5300 माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFI कितना है हमारे पास 100 माइनस NIT। तो ये कितना आ गया 4200। तो हमारे पास तीनों मेथड से सेम ही आई है नेशनल इनकम। यहाँ पे लिखते हैं अपन तो जब भी अपन तीनों चाहे किसी भी मेथड से कर लो, हमारे पास नेशनल इनकम की वैल्यू क्या सेम ही आएगी। तो हमने एक क्वेश्चन किया था लास्टली कि देखते हैं तीनों मेथड से सेम आता है या नहीं आता है। तो अपन तीनों मेथड से किया तो तीनों मेथड्स में हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू 4200 सेम ही आई है। सो बेसिकली अपन ने इस क्लास में जाना है कि GDP क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इनको कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या है। तो अपन ने पढ़ा था GDP। तो GDP क्या है, 2 टाइप्स की होती है, नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। नॉमिनल का हिंदी में मतलब होता है नामात्र, जो क्या होती है सिर्फ दिखाने की होती है, नॉट शो द करेक्ट पिक्चर इन द इकोनॉमी। एंड रियल GDP क्या होती है, इट शोज द रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, डोंट शो द करेक्ट पिक्चर इन द इकोनॉमी। ये क्या होती है, इकोनॉमी में एक करेक्ट पिक्चर शो नहीं करती है, जो क्या होती है, इसका मतलब हिंदी में मतलब होता है नामात्र की GDP, जो क्या होती है सिर्फ एक कांस्टेंट। इसको अपन बोलते हैं ऑल्सो नोन एज GDP एट करंट प्राइस। मतलब कि करंट प्राइस पे बेस होती है। और रियल GDP क्या होती है, इकोनॉमी में रियल पिक्चर को शो करती है। तो इसको अपन बोलेंगे शो द रियल पिक्चर इन द इकोनॉमी। और इसको अपन बोलते हैं ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट प्राइस। इसका एग्जाम्पल करते हैं अपन दोनों का, ये कैसे मतलब कि ये कैसे सिर्फ दिखाने की होती है, ये कैसे रियल बताती है। तो अपन इन दोनों का एग्जाम्पल करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ। फर्स्ट वन इज द ईयर, फिर प्राइस ले रहे हैं, फिर क्वांटिटी एंड फिर GDP। अपन इस मेथड से GDP कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मैं ईयर ले रही हूँ यहाँ पे 2011, 2013 एंड 2024।
तो इसमें मैं क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही थी 100, फिर 80 एंड फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे 50 क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो स्टार्टिंग में क्या था, मैं जब भी मतलब 20 प्राइस थी 2011 में, और इसमें कितनी हो गई 30 हो गई 13 में, और अब कितनी जा चुकी है वो प्राइस 100, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है 2011 से लेके 24 तक। तो ये इतनी हो गई। तो अपन इससे जीडीपी निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2024। तो ये क्या दिखा रहे हैं, अभी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। और अपन क्या मानते हैं कि जीडीपी हमारी कब इंक्रीज होती है, जब अपना प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर भी हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। तो एक तरह से ये क्या है, हमारी इकोनॉमी को मिसलीड करता है। लेकिन इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन। ये हमारे इन्फ्लेशन के कारण, मतलब इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने के कारण हमारी जीडीपी इंक्रीज हो, ना कि प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो। तो एक तरह से ये क्या है, इकोनॉमी को एक मिसलीड करता है। अब अपन देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे इसका एग्जांपल है, ये अपन सेमी ईयर ले लेते हैं यहाँ पे 2011, 2013 एंड 2024। यहाँ पे प्राइस है, क्वांटिटी है, एंड यहाँ पे अपन जीडीपी है। क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन 100, 80 एंड 50। 2011 में हमारी प्राइस कितनी है 20। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन बेस ईयर को ही सभी ईयर्स में सेम रखेंगे। मतलब कि यहाँ पे भी अपन 20 करेंगे और यहाँ पे भी अपन 20 करेंगे। तो इससे कितना आया, ये कितना आ गया 1000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जीडीपी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू रीजन कि हमारा प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे प्रोडक्शन के डिक्रीज होने से हमारी जीडीपी क्या है, ऑल्सो डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीडीपी प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिर भी जीडीपी क्या इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे बोथ आर द डिक्रीज इन द सेम फॉर्मेट। तो ये क्या, ये हमारी रियल फीचर शो करता है कि अगर हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो हमारी जीडीपी भी क्या डिक्रीज हो रही है। अपन देखते हैं बेस ईयर क्या होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बेस ईयर में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या सेम होती है या कितनी होती है। तो बेस ईयर में बोथ आर द सेम, दोनों की दोनों क्या इक्वल होती है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। जैसे अपन ने अभी निकाल के भी देखा कि अपन ने नॉमिनल जीडीपी में प्राइस 20 ली थी एंड रियल जीडीपी में भी प्राइस 20 ली थी। तो बोथ आर द, हमारी वैल्यू भी दोनों में क्या आई थी 2000 आई थी आई थिंक। तो बोथ आर द सेम, तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या सेम होते हैं। एंड बेस ईयर ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, सीएसओ, जो क्या होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो क्या मतलब 5-6 साल में इसको चेंज कर देते हैं। डिसाइडेड बाय सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये क्या होता है फ्री, मतलब कि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता बेस ईयर में। अपन ने देखा कि तीनों के तीनों ईयर में हमारा क्या सेम ही प्राइस है। तो फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पे क्या प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं होता, तीनों मतलब कि सेम ही रहता है। और हमारा करंटली बेस ईयर क्या है, जो सीएसओ ने डिसाइड किया था 2011-12, जो हमारा क्या करंटली बेस ईयर है, जो सीएसओ के द्वारा डिसाइड किया हुआ है। तो अपन देखते हैं दोनों में से बेटर कौन सी होगी, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है विच इज बेटर, तो ऑब्वियसली हमारे पास बेटर कौन सी होगी, रियल जीडीपी, जो कि करेक्ट पिक्चर शो कराती है इकोनॉमी की। तो यहाँ पे कौन सी आएगी, रियल जीडीपी, बिकॉज इसका रीजन क्या है कि अपन इजीली कंपेरिजन कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो दिस वन इज द मोर बेटर।
अपन लास्टली एक टॉपिक और करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। इसको अपन और बोलते हैं प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं अपन इसको। इट्स ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। और ये क्या बताता है, दोनों के बीच में रेशो बताता है। इट इज ये नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बीच में रेशियो बताता है। तो इट इज ए रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाई रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये क्या दोनों के बीच में रेशियो बताता है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बीच में। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी डिफ्लेटर। कैलकुलेट जीडीपी, और हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन है, हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है 15,000 एंड रियल जीडीपी है 12,000। तो हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर क्या आएगा, तो अपन इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाई रियल जीडीपी इंटू 100। तो हमारे पास नॉमिनल कितनी है 15, $125। ये क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू ऑफ द जीडीपी डिफ्लेटर। हम एक टॉपिक के बारे में और बात करते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो फर्स्ट वन इज द इंडेक्स ऑफ मेजरिंग वेलफेयर ऑफ पीपुल, कि अपन मतलब कि वेलफेयर करने के लिए कुछ इंडेक्स बहुत सारी कंडक्ट करते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम ये सब निकालते हैं, तो हम बहुत सारे इसके लिए इंडेक्स मेजर करते हैं। हायर, सेकंड वन इज द हायर द जीडीपी हायर द वेलफेयर। अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वेलफेयर भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू रियल जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तो सही नहीं, लेकिन रियल जीडीपी के हिसाब से ही सही है। अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, और जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो हमारा वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। बट रियल जीडीपी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है फिर भी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो ये चीज़ सही नहीं। तो इट इज़ नॉट ट्रू ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। इसके रीजन्स क्या क्या, ये मतलब कि ट्रू नहीं है, इन द इसके कुछ रीजन्स है जिसके बारे में बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अपन क्या मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी की बात हो जाती है, कि यहाँ पे सबको सेम नहीं मिल रहा। तो अपन जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अपन क्या इनइक्वालिटी भी कर देते हैं। सेकेंड वन इज द चेंज इन प्राइस। अपन ने जैसे एग्जांपल देखा कि नॉमिनल जीडीपी में क्या प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रही है, और इसके कारण क्या हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। तो अपन किसी बेस ईयर की प्राइस को मतलब कॉन्स्टेंट मान के नहीं कर रहे, अपन क्या प्राइस को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज इन प्राइस। थर्ड वन इज द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल एक टीचर है जो अपने भाई को पढ़ा रहा है, अपने घर में अपनी सिस्टर को पढ़ा रहा है, तो मतलब कि वो उनसे पैसे तो ले रहा है, तो उस चीज को अपन जीडीपी में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके कारण क्या वेलफेयर, तो इसके कारण भी हमारी जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि अपन उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे। मतलब कि एक डॉक्टर है, अगर वो किसी अपने हॉस्पिटल में मतलब किसी को टेबलेट दे रहा है तो ठीक है, वहाँ पे उसका मतलब कि वो उसकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, वो पैसे कमा रहा है। लेकिन जब वो मतलब कि घर में आके किसी को, अपने घर वालों फैमिली मेम्बर्स को किसी को देख रहा है, तो वहाँ पे जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा। एंड फोर्थ वन इज द एक्सटर्नलिटीज।
इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। मतलब फर्स्टली तो ये दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मतलब कोई कंपनी है, तो उसने उस कंपनी के बाहर अपना एक पार्क लगा रखा है, उसने उसका कोई पार्क, कंपनी का पार्क है, तो मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो कुछ मतलब जब भी उनका ब्रेक होता है तो उसमें वो बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कंपनी वाले ही बैठे, तो बाहर के कोई भी लोग आने जाने वाले वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसका लिए उसके पॉजिटिव इफेक्ट है कि उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, उनके हेल्थ इश्यूज कम हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक तरह से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि उस कंपनी का प्रोडक्शन तो इन जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कोई अदर्स मेंबर है, जो मतलब कि उस कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उसका क्या जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड वन इज नेगेटिव। यही मतलब सेम कंपनी है, तो इसके कारण पोल्यूशन होने से आसपास के जो घर है उनको हार्म होता है, उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उनके क्या हॉस्पिटल में खर्चा हो जाता है, तो वो एक्सपेंडिचर इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट होता है उस कंपनी का प्रोडक्शन। उन हाउस होल्ड्स के यहाँ पे एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो एक तरह से ये भी एक तरह से हो गया एक्सटर्नलिटी, जो मतलब कि इस कंपनी के कारण यहाँ पे जो आसपास के घर है उनको नुकसान हो रहा है, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो वो सब भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। फिफ्थ वन इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारी क्या पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कि हायर द जीडीपी हायर द वेलफेयर, तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाएगी। एंड कॉम्पोजिशन इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है, अपन जब भी कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो हमारी एसेंशियल गुड्स है, जैसे मतलब कि कोई फैक्ट्री है जो क्या मेडिसिन बना रही है, तो वो तो काम उसमें तो क्या प्रोडक्शन हो रहा है, तो जीडीपी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर भी हो रहा है। लेकिन क्या हो गया, वॉर स्टार्ट हो गया, इसके लिए क्या कंट्री में बहुत सारे हथियार वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इससे तो मतलब कि किसी की पर्सनल में कोई जीडीपी इंक्रीज नहीं हो, यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो रहा है कि हथियार वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे जीडीपी इंक्रीज हो रही है, नहीं। यहाँ पे किसी की पर्सनल में मतलब किसी की कंट्री में यहाँ पे किसी की जीडीपी में कोई योगदान नहीं है इसका। तो यहाँ पे ये 6 पॉइंट थे इसके बारे में, हायर द जीडीपी हायर द वेलफेयर। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ठीक नहीं है, ड्यू टू रीजन द नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी के हिसाब से ये सही है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से नहीं है। थैंक यू।